ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। अब आपके सामने पेश हैं हेमलता खिवानी, एक जानी मानी हिंदी और पंजाबी की लेखिका और गायिका। कुदरत ने उनको एक बहुत ही खूबसूरत मीठी सी आवाज बख्शी है। आइए सुनते हैं उनकी आवाज में एक गीत। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है। आशा विश्वास है, हर मुश्किल से साहिब जी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें। हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से साहिब जी निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है, साहिब तेरा सच्चा स्वरूप है। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सुपर चक्रवाती तूफान अम्फन सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल तट से टकराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में सभी पदों पर रोजगार के लिए मूल निवासी विशेष मापदंडों को मंजूरी दी और देश में घरेलू उड़ानें
25 मई से फिर शुरू होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि चक्रवाती तूफान अम्फन सुंदरबन के पास पश्चिम बंगाल की सीमा में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तूफान का केंद्र दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना से होकर गुजरेगा, जहां इसका सबसे अधिक असर पड़ सकता है। डॉक्टर महापात्र ने कहा कि इन 2 जिलों और पूर्वी मेदिनीपुर जिले में तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि अम्फन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है और स्थिति में बड़ी तेजी से बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि चक्रवात के गुजर जाने के बाद NDRF की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रवासियों के लिए 2 महीने तक मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ विभिन्न शहरों में रह रहे और रास्तों में फंसे हुए प्रवासियों को केंद्रीय पूल से अनाज के आवंटन की पिछली तारीख से मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रवासियों को मई और जून के महीनों में प्रति व्यक्ति 5-5 किलोग्राम अनाज मुफ्त दिया जाएगा। इस पर खाद्य सब्सिडी के रूप में करीब 2,982 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल ने राज्य के भीतर ही इस अनाज के परिवहन, रखरखाव के खर्च और डीलर के मुनाफे का करीब 127 करोड़ 25 लाख रुपए का खर्च उठाने का भी फैसला किया है। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना ECLGS के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने को मंजूरी दी है। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के इच्छुक कर्जदारों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध करवाने का भी फैसला किया है। इसके लिए 41,600 करोड़ रुपए की निधि बनाई गई है, जिसका उपयोग चालू वित्त वर्ष और उसके बाद के 3 सालों में किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जारी 2020 के जम्मू कश्मीर द्वितीय राज्य कानून अनुकूलन आदेश को अपनाने की स्वीकृति पिछली तारीख से प्रदान कर दी है। इस आदेश के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सभी स्तरों की नौकरियों के लिए अधिवास संबंधी शर्तों में और संशोधन किया गया है। ये आदेश प्रदेश में सभी पदों पर रोजगार के लिए निवास संबंधी मानदंडों के बारे में है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि घरेलू उड़ानें इस महीने की 25 तारीख से शुरू हो जाएंगी। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि सभी हवाई अड्डों और हवाई कंपनियों को सोमवार से हवाई संचालन के लिए तैयार रहने की सूचना दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की आवाजाही के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा मानक दिशा निर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं। श्रीलंका में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश में निर्धारित आम चुनाव कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण 20 जून को नहीं करवाए जा सकते। चुनाव स्थिति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। आयोग ने कहा है कि स्वास्थ्य अधिकारियों से सब कुछ ठीक होने का संकेत मिलने के बाद चुनाव तैयारी के लिए 9 से 11 सप्ताह की जरूरत होगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की। श्रीलंका की संसद 2 मार्च को भंग कर दी गई थी और 25 अप्रैल को चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी। बाद में कोविड-19 के कारण चुनाव की नई तिथि तय की गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। डॉक्टर ब्रजेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि अभी कोविड केयर सेंटर में आप पोस्टेड हैं, तो वहाँ के हालात के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। मैं अभी पिछले 1 महीने से करीब 14 अप्रैल से कोविड केयर सेंटर में पोस्टेड हूँ और वहाँ पे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जो होते हैं जहाँ पे सीरियस पेशेंट होते हैं उनको जब वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाता है। कोविड केयर सेंटर में हम उनको 14 दिन के लिए रखते हैं और वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद हम उनका 2 सैंपल लेते हैं 14 दिन के बाद और दोनों सैंपल यदि निगेटिव आते हैं तो उन्हें हम घर भेज देते हैं। अभी जहाँ आप कार्यरत हैं वहाँ पर कितने केसेस हैं और कितने लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं? अभी वहाँ पर 35 केसेस थे टोटल कोविड पॉजिटिव थे और उसमें से 27 घर जा चुके हैं 2 दिन पहले और अभी वहाँ पे करीब 8 पेशेंट और हैं। तो इस दौरान क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? जब आप लोग इलाज करते हैं तब अपना कैसे ध्यान रखते हैं? इस दौरान हमें ध्यान रखना है कि हम पूरा पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो होता है उसको अच्छी तरह से पहने, हमारा पूरा पीपी किट का यूज करें, प्रॉपर N95 मास्क यूज करें, 2 ग्लव्स यूज करें और उसके बाद ही पेशेंट को देखें। और जब हम 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं तो उस 8 घंटे की ड्यूटी के पूर्व ही हम अपना भोजन ले लें और जो भी हमें वॉशरूम यूज करना है वॉशरूम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ड्यूटी के दौरान हम पीपी किट एक बार पहनने के बाद हम वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं और कोई भी और काम नहीं कर सकते हैं। पीपीई किट के बारे में हम बहुत तरह की बातें सुन रहे हैं। जो अभी आपने बताया ये सच में एक संवेदनशील विषय है। मैं चाहूँगी कि इस बारे में आप हमें थोड़ा और बताइए कि ऐसा क्यों है कि पीपीई किट पहनने के बाद आप गतिविधियाँ जो कही जाएंगी ये आप नहीं कर सकते। पीपी किट ऐसा होता है कि हमारा पूरी बॉडी को कवर करता है और पीपी किट पहनने के बाद हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि कहीं से भी, क्योंकि उसमें कोई हवा अंदर जाने का वो नहीं होता है और इसमें क्या है कि पीपी किट पहनने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और गर्मी भी लगती है। फिर भी हम पीपी किट को प्रॉपर पहन के ही रखते हैं 8 घंटे और यदि हम पेशेंट से कांटेक्ट में आते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उस दौरान वायरस हमें लग सकता है और जो वायरस लगता भी है हमारे पीपी किट के ऊपर आता है। तो हमें पीपी किट को जब रिमूव करना है तो एक प्रॉपर तरीका है पीपी किट रिमूव करने का और पीपी किट रिमूव करने के बाद उसको एक प्रॉपर ब्लैक कलर के पॉलीथीन बैग में उसको में बंद करके पैक करने के बाद उसको डस्टबिन में डिस्पोज करना होता है। आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन इन दिनों आप कोविड सेंटर में हैं, तो ये कैसे हुआ? अब एक्चुअली यहाँ पे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं और डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। तो अब डॉक्टर की संख्या कम हो तो देखते हुए गवर्नमेंट ने अभी जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर हैं, उनकी भी ड्यूटी कोविड केयर सेंटर में लगा दी है। और आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप अपने घर से भी बहुत दूर हैं और इन दिनों आप सभी डॉक्टर्स कहीं रुके हुए हैं और अपने सारा ध्यान भी रख रहे हैं। तो इस बारे में भी हमें बताइए कि लगातार मरीजों के संपर्क में रहने के बाद कैसे ये सुनिश्चित किया जाता है कि आप लोग संक्रमित ना हो और अगर संक्रमण होता है डॉक्टर्स को खुद, तो दूसरे मरीजों को उनसे संक्रमण ना फैले। एक्चुअली मैं रीवा से हूँ और मेरी ड्यूटी अभी 1 मंथ पहले इंदौर में केसेस बढ़ने के बाद मेरी ड्यूटी इंदौर में लगाई गई और तब से मैं इंदौर में कोविड केयर सेंटर में काम कर रहा हूँ। करीब प्रोटोकॉल ऐसा है कि 14 डेज की ड्यूटी होती है, 14 डेज का क्वारंटाइन होता है। बट मैंने 20-22 दिन की ड्यूटी की, उसके बाद क्वारंटाइन दिया गया है। क्वारंटाइन के टाइम में यदि कोई सिम्टम आते हैं या फिर सिम्टम नहीं भी आते तो हमारा टेस्ट होता है और टेस्ट निगेटिव होता है तो हमारी दूसरी ड्यूटी फिर से 14 दिन के बाद लगा दी जाती है कोविड केयर सेंटर में। तो आप सभी लोग अभी कहाँ पर रुके हुए हैं जो डॉक्टर्स हैं? अभी यहाँ पे सारे डॉक्टर्स के लिए स्पेसिफिक शहर में होटल्स दिए गए हैं, तो हम होटल्स में रहते हैं और वहाँ से फिर डेली हम अपने अपने हॉस्पिटल जाते हैं। आमतौर पर ये समझा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति होटल में रुका हुआ है तो उनको सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आम दिनों में और अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है इनमें होटल्स में क्या फ़र्क आया है? आप लोग वहाँ रुके हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल,
यहाँ पे ये होटल तो हमें दे दिया गया है, बट होटल का कोई भी स्टाफ नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, बस कुछ 1-2 कर्मचारी रहते हैं जो होटल्स के रूम खोलने और का मैनेज करते हैं। बाकी सारा काम हमें होटल्स में अपना काम खुद करना होता है, यहाँ तक कि भी अपने रूम की सफाई, अपनी बेडिंग, सारा काम हमें खुद ही करना पड़ता है। और हमारे श्रोताओं के लिए क्या सुझाव है, क्या सलाह आप देंगे, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ाई गई है इन दिनों और ये भी कहा जा रहा है कि अवधि ख़त्म होने के बाद भी अगर हम अपना काम शुरू करते हैं तब भी हमें बहुत तरह की एहतियात बरतनी होगी। मैं ये बोलना चाहूँगा लोगों के लिए कि ये कोरोना जो है टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, अभी उसमें कोई ज़्यादा सुधार आया नहीं है। तो इसका क्या है कि अब कोरोना के साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। उसमें ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेन चीज़ है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कभी भी बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंस में रहें। दूसरा ये अपने हाथों को सैनिटाइजर यूज करें या हैंड वॉश यूज करें। सबसे ज़्यादा हाथों को धोना इसलिए ज़रूरी है कि जो वायरस की एंट्री है वो हमारा मुंह, नाक और आँख है, और सबसे ज़्यादा हम अपने हाथों को ही आँख, मुंह, नाक में लगाते हैं। तो हमें बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। साबुन का यूज कर सकते हैं या सैनिटाइजर का यूज करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। यानी आम दिनों में भी जब हमारी गतिविधियां आम तरह की रहेंगी, हम ऑफिस जाएंगे या बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे, तब भी हमें इस तरह की बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की बातें का हमेशा ध्यान रखना है। ये सिर्फ कोरोना से नहीं बचाता हमें, और भी जो बीमारियां हैं, जो इन्फेक्टिव बीमारियां होती हैं, उनसे भी बचाएगा हमें। डॉक्टर ब्रिजेश, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए हमारे श्रोताओं को, और हमें ये पता चला कि किस तरीके से आप लोग अपने घर परिवार से दूर रहकर और कठिन परिस्थितियों में जूझते हुए आप मरीजों की देखभाल भी कर रहे हैं, उन्हें स्वस्थ भी रख रहे हैं और अपनी सेहत को भी आप वरीयता दे रहे हैं, अपना भी ध्यान रख रहे हैं। दोनों के बीच संतुलन बैठाना आसान तो नहीं है, लेकिन आप लोग ये काम कर रहे हैं। हम आपके आभारी हैं इन सब चीज़ों के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हिम्मत भी मिलती है आप सभी लोगों को देखकर कि जो लोग घर में हैं, जो तमाम सुख सुविधाओं के बीच हैं, जो सिर्फ ये शिकायत कर रहे हैं कि हम दोस्तों से नहीं मिल पा रहे या हम शॉपिंग नहीं जा पा रहे, उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये आम समय नहीं है और हमारे समाज के ही बहुत सारे लोग, हम पूरे समाज के लिए इस तरह की सेवा दे रहे हैं। आपकी ये बातचीत हमारे श्रोताओं को कुछ सकारात्मक संदेश देगी, हम ये उम्मीद करते हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता कुलश्रेष्ठ, मैंने नेचुरोपैथी में अपनी डॉक्टरेट की है। मैं आज आपके सामने जो कोविड-19 के ड्यूरेशन में जो भी हमारा डिप्रेशन एक बढ़ गया है, हमारे माइंड में एक जो डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को एंजाइटी डेवलप हो रही है, डिप्रेशन, फोबिया और काफ़ी तरह के एंगर डेवलप हो रहे हैं, उनसे निपटने के लिए बहुत छोटी एक्सरसाइज है जो आप छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी कर सकता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये प्राणायाम की तरह ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा लेने का तरीका अलग है। इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और आपको अपना बैक, पूरा जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधी रखिएगा किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में, और टाइट फिट नहीं पहनेंगे जब आप ये लेंगे, थोड़ा सा हल्का लूज फिट होना चाहिए। अब आप इसको स्ट्रॉ की तरह से सक करेंगे, जिस तरह से हवा को पीना है आपने, पिएंगे स्ट्रॉ से, जैसे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई सक करते हैं चीज, जब आप लेंगे तो आपका बेली फुल होगा, आपका पेट भरेगा और उसी को धीरे धीरे आपको रिलीज करना है उसी पाइप के थ्रू। तो ये आप जितनी देर में लेंगे उतनी ही देर में आपको सांस रिलीज करनी है। दोबारा देखिए, तो ये प्रक्रिया आप कम से कम 10 से 15 बार करिए। दिन में इसको आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपको लगता है कि आपका हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा में थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में चल रहे हैं, उनको ब्रेक देना है, तो इस एक्सरसाइज से आप बहुत जल्दी उस चीज़ को ब्रेक कर पाएंगे और अपना मेंटल हेल्थ को बेटर कर पाएंगे। ये थोड़ा परेशानी वाला समय है, लेकिन इसमें ये वाली एक्सरसाइज आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आप दिन में इसको 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। आप 15 बार से शुरू कीजिए, 10 से 15 बार शुरू कीजिए और आपको फिर धीरे धीरे अगर चाहें तो 20-25 तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है,
तो आप इस चीज़ को, एक छोटी सी टिप को ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि आप मेंटल हेल्थ में ये एक छोटी सी एक्सरसाइज आप सबको बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करेगी। नमस्कार। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा, जो कि एक फिजिशियन हैं और इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून में कार्यरत हैं। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भारती जी, और सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार। डॉक्टर अश्विनी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ गई है और सोशल डिस्टेंसिंग पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि एकमात्र उपाय यदि है, जब तक दवाई और वैक्सीनेशन नहीं हम प्राप्त कर लेते, जिस पर रिसर्च चल रही है, कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से ही इस युद्ध को जीत सकते हैं। आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि ये सरकार का ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। और अगर हम बात कोविड-19 की कर रहे हैं, तो इसका, जैसे हम सबको पता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, ना इसकी अभी तक वैक्सीन बन पाई है, और ना इसकी कोई दवाई अवेलेबल है मार्केट में अभी तक। और अगर वैक्सीन में आज की डेट में बहुत इसमें शोध चल रहा है, दिन रात वैज्ञानिक और डॉक्टर्स लगे हुए हैं, तब तक के लिए इस महामारी की रोकथाम के लिए हमारे पास अभी सबसे बड़ा हथियार जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। जैसे हम जानते हैं, जो एक कोरोना वायरस की, कोविड-19 की जो बीमारी है, ये ड्रॉपलेट मैकेनिज्म से फैलती है। मतलब जब कोई इससे पीड़ित होता है तो वो कभी खांसता या छींकता है, इससे तो बहुत छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स या कण हवा में फैल जाते हैं, जो कि हवा में या आसपास की चीजों से चिपक जाते हैं। तो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उन कणों की जद में आता है और उसके हाथ से वो उसके मुंह, नाक या फेस पे कहीं भी वो उनको टच करता है, तो कोरोना वायरस उस आदमी के अंदर प्रवेश पा लेता है। तो ऐसे ही ये जो कोविड-19 की बीमारी है, ये महामारी का रूप ले चुकी है। और सबसे बेहतरीन तरीका आज के समय में हमारे पास जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि मिनिमम 1 मीटर या 3 फीट की दूरी का तय हुआ है। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को हम मेंटेन कर रहे हैं जब हम घर से बाहर जाते हैं, जब हम परिवार में हैं, घर के भीतर हैं, तब भी क्या इसकी आवश्यकता है? जी, वैसे अगर सिर्फ घर का, परिवार के लोग अगर सिर्फ घर के अंदर ही हैं, कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपको घर का कोई परिवार का सदस्य घर से बाहर जाता है, किसी कारणवश जाता है, उसमें कोई लक्षण कोविड-19 के अगर आते हैं, तब बिल्कुल इस चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर घर के परिवार के सदस्य एक साथ रह रहे हैं, घर से कोई बाहर नहीं जा रहा है, सारे सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, तो घर के लोगों में इतनी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिन में घर किसी सदस्य को ऐसे लक्षण आते हैं, जैसे कि सूखी खांसी होना, बुखार आना या सांस लेने में कोई तकलीफ आए, तो ऐसे परिवार के सदस्य खुद सेल्फ आइसोलेशन कर लेना चाहिए या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके किसी भी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आजकल बहुत सारे शब्द प्रचलन में हैं, लोग अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी मिले और चाहे उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है। आमतौर पर आइसोलेशन, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन, इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन, इन शब्दों का बहुत प्रचार है, ये चलन में है आजकल। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को, ये आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या अंतर है? देखिए, जो केसेस होते हैं, जो कि जिसको कोविड है, उसको तो हम आइसोलेशन में रखते हैं कि वो किसी भी लोगों से नहीं मिलेगा। उसको तो बिल्कुल हम एक तरीके से अलग कर देते हैं बाकी लोगों से। क्वारंटीन उन लोगों का किया जाता है जिनमें अभी उस बीमारी का लक्षण अभी तक नहीं मिले हैं, पर उनका हो सकता है कि उनमें सस्पेक्टेड केस हो, जो कि किसी कोविड-19 के पेशेंट के साथ संपर्क में आए हों, तो उनका हम क्वारंटीन करते हैं, जो कि अमूमन एक जो बीमारी है, इसमें जब कोविड-19 की बात करें तो इसमें इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसकी 2 गुना अवधि का क्वारंटीन किया जाता है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे बुखार हो, खांसी हो, सूखी खांसी और जुकाम हो, ये लक्षण तो इन्फ्लुएंजा के भी हैं, कॉमन फ्लू जिसे हम कहते हैं। और आजकल जिस तरह से पोलन ग्रेन्स बहुतायत में हैं, फूल खिल रहे हैं और पेड़ों में भी, खासतौर से आम की बौर इस समय है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको एलर्जी होती है। तो हम किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करें? देखिए, कोविड-19 के जो डिफरेंशियल डायग्नोस की हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं कि इसके समानांतर और लक्षण वाली जो बीमारियां हैं, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, उसको कहते हैं हम सीजनल एलर्जी। ठीक है, तो सीजनल एलर्जी में सबसे मेन जो हमारे पास क्लिनिकल सिम्टम आता है, जो हम देखते हैं, वो है धसका देके खांसी आना, छींके आना, ठीक है, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली, गले के पीछे के हिस्से में खुजली या नाक बहना, ठीक है, जिसमें कभी कभी सर दर्द की शिकायत भी होती है। तो ये सीजनल एलर्जी के लक्षण होते हैं। दूसरा है
एक होता है जो कॉमन कोल्ड की हम बात करते हैं, उसमें भी स्नीजिंग होती है, मतलब छींकें आती हैं, पूरे शरीर में जनरल दर्द होता है और नाक बहना होता है, फिर कभी कभी खांसी या फीवर भी होता है और सोर थ्रोट होती है। तो ये हो गया कोल्ड के बारे में। अब आता है जो फ्लू के बारे में और कोविड-19 के बारे में। जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस क्या है कि एक वायरस नहीं, ये एक फैमिली है, एक ग्रुप ऑफ वायरस, जिसमें ये जो कोविड-19 है ये एक नया वायरस आया है जो कि चाइना के वुहान शहर में जो सबसे पहले इसका इंसिडेंस हम लोगों के पास मिला है कि कोई इंसान इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। तो जो फ्लू के वायरस है, जो कोरोना वायरस का कोविड-19 को इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसको ये जेनेटिकली उसके सिमिलर है। इट इज नॉट सेम नहीं है बट उसको सिमिलर है। तो इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं वो भी फ्लू के जैसे ही होते हैं, पर फ्लू से इसके सिम्टम्स ज्यादा तेजी से फैलते हैं और इसकी ज्यादा मोर्टेलिटी इसकी ज्यादा है। जैसे कि हम बात करते हैं जो इन्फ्लुएंजा का है वो है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि वायरस का शरीर में आना और उसका क्लिनिकल सिम्टम निकलना वो करीबन 3 दिन का होता है, बल्कि और अगर हम कोविड-19 की बात करें तो वो 5 से 6 दिन का होता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। दूसरी बात है कि जैसे हम बात करते हैं फ्लू की, तो उसमें रनिंग मतलब नाक बहना, रनिंग नोज और स्टफी नोज बहुत कॉमन होता है। बट अगर हम कोविड-19 की बात करें तो उसमें रनिंग और स्टफी नोज नहीं होता, सिर्फ सूखी खांसी, फीवर और सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके साथ साथ शरीर में दर्द होना, सोर थ्रोट, वो और भी सिम्टम्स उसमें ऐड होते हैं। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, हम सभी जानते हैं कि एक भय का वातावरण है, हर व्यक्ति घबराया हुआ है और मनस्थिति भी ठीक नहीं है क्योंकि दिन भर हम खाली रहते हैं, घर में बैठे हुए हैं, टीवी देखते हैं, तमाम सोशल साइट्स पे हम जा रहे हैं। इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल रही है। लगातार टीवी चैनल्स को देखकर और सोशल मीडिया में तमाम तरह की अफवाहों का भी बाजार है। क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से अपने समय को व्यतीत करें, सकारात्मकता लेकर आएं अपने जीवन में और व्यस्त रखें अपने को किसी तरह से? जी बिल्कुल सही कहा भारती जी आपने। आजकल हमारी ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे हैं जो अभी अवसाद का शिकार हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि इतने दिनों से जो लोग काम कर रहे हैं, अपना दिनचर्या में बिजी रहते थे, अब घर पे हैं, तो अवसाद होना एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है। और मैं अपने श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि इस चीज से डरे नहीं। किसी भी चीज, खासकर व्हाट्सएप या बिना जो इधर उधर की जानकारी है जो कि आधिकारिक तौर पर जिसकी पुष्टि नहीं है, उस पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं, दिशा निर्देश आ रहे हैं, उनका सावधानी पूर्वक और पूरे संयम से, पूरे धैर्य से, पूरे विवेक से उनका पालन करें। डॉक्टर शर्मा, खासतौर से यदि बुजुर्गों की बात की जाए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए कोई सलाह है आपकी खास, और उनके जो देखभाल करने वाले, उनके जो बेटे हैं, बहुएं हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर जैसे कोविड-19 का अभी तक जो डेटा अभी तक आया है चाइना से, वो ये आया है कि इसमें खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, 60 साल से ऊपर जो लोग हैं, उनको खास तौर पर इस बीमारी से परेशानी ज्यादा होती है। और खासकर जिनमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन या अस्थमा या श्वास से जुड़े रोग हो, तो उनमें इस बीमारी से ज्यादा खतरा रहता है। तो उन बस बुजुर्गों से यही मेरी सलाह है कि जितना हो सके घर के अंदर रहें। किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसमें कोविड-19 के सिम्टम हो सकते हैं, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। डॉक्टर शर्मा, इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदाब, मैं डॉक्टर गुरिंदर गिल मलेशिया से। आजकल लॉकडाउन की वजह से मैं भारत में हूँ, अमृतसर पंजाब में अपने परिवार के साथ। आज आप सबकी सलामती की दुआ मांगते हुए मैं अपनी एक कविता आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। खुशी बांटने का कारोबार करते हैं, गौर फरमाइएगा। चलो आज हम काम कुछ ऐसा मेरे यार करते हैं, खुशियाँ बांटने का एक छोटा सा कारोबार करते हैं। आओ खुद नीचे बैठते हैं इस बंजर जमीन पर, दूसरों के लिए आसमानी सिंहासन तैयार करते हैं। बन पतझड़ के पत्ते एक दिन झड़ जाना है हमें, चलो अपनों को तोहफे में फूलों से लदी बहार करते हैं। औरों को गम देने की लोगों की हसरत कम नहीं होती, किसी की दुखती रग छेड़ क्यों लोग दुर्व्यवहार करते हैं। दूसरों के आंगन को सावन की सरगम से नहलाते हैं, चाहे खुद प्यासे रहते हैं, सूखे की मार खाते हैं। जीवन समर्पित कर दो बेगानों को,
जीवन समर्पित कर दो बेगानों को, दुख दर्द हर लो बेगानों के। आओ हम सब दुखियों पे खुशियों की पार करते हैं। किसी भटके राही को मंजिल का पता बताते हैं। आओ दुखी इस संसार में सुख को लड़ीवार करते हैं। बिना भेदभाव के आओ हम सब प्यार लुटाते हैं। फिक्र करो जमाने की, उनके दुखों को तरीपार करते हैं। आओ सबकी जिंदगी में लाल पीले नीले सब रंग भरते हैं। आशाओं की नई रक्त धारा का उनमें संचार करते हैं। किसी के बेचैन मन में, तड़पती रूह में, मंद धड़कन में खुशी की लहरों की बौछार करते हैं। आओ ऐसा मेरे यार करते हैं। हमें वक्त बेवक्त कोई पूछे ना पूछे, कोई सरोकार नहीं। घाटे का ही सही हम खुशी बांटने का कारोबार करते हैं। गम के मारों को हम खुशियों की चादर उड़ाते हैं। गम के मारों को हम खुशियों की चादर सजाते हैं। खुशियों की मीठी बरसात से सरोबार करते हैं, बार बार करते हैं। चलो आज हम काम कुछ ऐसा मेरे यार करते हैं। खुशियाँ बांटने का एक छोटा सा कारोबार करते हैं। खुशियाँ बांटने का एक छोटा सा कारोबार करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।